हेलो साथियों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे भारत के टॉप 30 क्वेश्चंस की। भारत की ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, जो विगत क्लासेज हमारी रही हैं, भारत के भौतिक भूगोल और भारत की राजनीतिक भूगोल पर जो हमने क्लास ली हैं, उनसे उठने वाले हमारी टॉप 30 क्वेश्चंस हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में भारत के भूगोल से आने वाले प्रश्नों और उसके ज्योग्राफी की कंसेप्ट को बनाने में और आगामी परीक्षाओं में सफलता में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम आरंभ करते हैं भारत के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या है। पहला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय देशांतर। भारत का मानक समय देशांतर। भारत का मानक समय देशांतर 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी किस राज्य से होकर नहीं जाता है। क्वेश्चन पूछा है किस राज्य से होकर नहीं जाता है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन है कर्नाटक और ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चार ऑप्शन हमारे हैं। अब देखिए चारों में से कौन से राज्य से होकर नहीं जाता है। तो 82.5 डिग्री जो हमारा ईस्ट देशांतर है, इसे जब हम खींचते हैं तो ये आपका देखिए, सबसे पहले हम देखें उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है ये। तो उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, फिर ये देखिए यूपी एमपी में प्रवेश करता है ना, यूपी एमपी, और फिर छत्तीसगढ़, फिर छत्तीसगढ़, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, और फिर ये आता है आंध्र प्रदेश में। तो कितने राज्य हो गए हमारी? 5 राज्य हो गए ना। 5 राज्यों से इसमें हमारा कौन सा नहीं आया? कर्नाटक यहाँ नहीं आया है। तो ये कर्नाटक से एंटर नहीं करता है, कर्नाटक नहीं पहुँचता। कर्नाटक पश्चिमी छोर पर है और ये मध्य से होकर जा रहा है भारत के, इसलिए ये हमारे देशांतर कर्नाटक से नहीं गुजरेगा। आंसर इसका होगा कर्नाटक। देखिए एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं इस तरह से। आप देखिए ओम छुआ, ओम छुआ, इसमें देखिए ऊ से हमारा हो गया उत्तर प्रदेश, माँ से हो जाता है हमारा एमपी, छा से हो जाता है छत्तीसगढ़, और ऊ से उड़ीसा, और आ से हमारा हो जाता है आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर, जो भारत की मानक समय रेखा है, जो कि जीएमटी से +5:30 आवर्स आगे है। जीएमटी लाइन से 5.5 घंटे आगे है। ये रेखा यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, यूपी के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। तो मिर्ज़ापुर भारत का क्या है? स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम जोन है भारत का। मिर्ज़ापुर मध्य से होकर गुजरती है। 5 राज्य हमारे गुजरते हैं जहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर गुजरता है। भारत का माध्य समय देशांतर है। भारत में एक ही समय देशांतर है। आंसर आएगा इसका हमारा कर्नाटक आएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पढ़ें। त्रिपुरा त्रिपुरा तथा बांग्लादेश की सीमा कौन सी सीमा प्रदान की गई है। तो त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा लगाता है, या बांग्लादेश की त्रिपुरा के साथ सीमा है। तो अब कहा यह जा रहा है कि देखिए कौन सी सीमा से हम बोलते हैं। त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है, त्रिपुरा ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, 3 ओर से घिरा हुआ है ये बांग्लादेश के साथ। जबकि बांग्लादेश भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है ना। तो इसको क्या कहा गया है? डूरन लाइन। तो देखिए डूरन लाइन इसको नहीं कहते हैं। डूरन लाइन कहलाती है हमारी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की लाइन है, जिसे हम डूरन लाइन कहते हैं। ये रेखा 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई। 1947 तक ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा थी, और अब ये रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। दूसरा देखिए शांति रेखा, ये तो ऐसी नाम दे दिया गया है, शून्य रेखा। और तीसरी हमारी रेडक्लिफ लाइन। तो देखिए रेडक्लिफ लाइन आप जानते हैं, रेडक्लिफ लाइन 1947 में खींची गई, और ये पाकिस्तान और हमारे इंडिया के बीच की लाइन है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन है, जिसे हम बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। जो हमारा आंसर होगा वो है शून्य रेखा। तो इसे शून्य रेखा कहते हैं। शून्य रेखा भारत के त्रिपुरा और बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा है, उसे हम
शून्य रेखा कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रन का बंटवारा चाहता है। देखिए पाकिस्तान के साथ मैंने बताया था आपसे कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसका नाम है रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ महोदय जब आए थे भारत में उन्होंने इस रेखा को खींचा था। ये आज भी हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है रेड क्लिफ लाइन। और अब देखिए एक डिस्प्यूट है हमारा पाकिस्तान के साथ, जो डिस्प्यूट है वो आपका देखिए गुजरात में। तो गुजरात में आपका गुजरात में सरक्रीक विवाद हमारा है, जहां पर पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि भारत से कि वहां पर वो जो सरक्रीक एरिया है कच्छ का जो रन है उसको डिवाइड करे पाकिस्तान के साथ। कारण क्या है? कारण वो कहता है कि ये पाकिस्तान जो हमारा कच्छ का रन है इसे पाकिस्तान कहता है कि ये झील है, और झील जब दो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर होगी तो उसका डिवाइडेशन आधा आधा होना चाहिए। जबकि भारत का जो स्टैंड है, भारत कहता है कि ये दलदल है, ये रण है या दलदली क्षेत्र है, एक ज्वारीय नदमुख है जिसको हम ये डिवाइड आपका झील वाली अब वाटर बॉडी की कैटेगरी में नहीं आता, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो ये विवाद चल रहा है। अब देखिए ये कौन से अक्षांश पे पड़ता है। हम आपके देखिए एक अक्षांश जाता है हमारा 23.5 डिग्री, है ना। तो ये 23.5 डिग्री हमारा कहाँ से जाता है? गुजरात से जाता है, कच्छ के रन से जाता है। तो इसके आसपास से हम देखें हमारा आंसर क्या होगा इसमें, 24 डिग्री अक्षांश। 24 डिग्री अक्षांश रेखा के निकट का जो एरिया है उसको वो बंटवारे के लिए कहता है। आंसर होगा 24 डिग्री। 8 डिग्री आप जानते हैं, 8 डिग्री अक्षांश भारत और मालदीव के मध्य स्थित है। नेक्स्ट देखिए भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय, है ना, स्थलीय, भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। तो देखिए भारत की जो हमारी स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई 5200 किलोमीटर है लगभग। तो ये इतनी बड़ी लंबी हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से होते हुए आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार से मिलती है ना। तो यहाँ तक मिलती है, इतनी लंबी सीमा है। अब देखिए सब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा लगती है वो है 23 किलोमीटर की है। नेपाल से लगती है 1751 किलोमीटर सीमा लगती है। चीन से लगती है 3488 किलोमीटर की सीमा लगती है। और बांग्लादेश से हमारी लगती है 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब देखिए आपको आंसर मिल गया होगा, तो इसमें आंसर क्या है हमारा, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। और बांग्लादेश देखिए भारत से तीन ओर से भारत से घिरा हुआ है स्थल सीमा के साथ। आंसर इसका बांग्लादेश होगा। पाकिस्तान की सीमा मैंने बताया था आपको क्या कहलाती है, ये कहलाती है रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। और चीन के साथ जो हमारी सीमा है इसे हम मैकमोहन लाइन कहते हैं, है ना। तो मैकमोहन नामक एक अंग्रेज ने इसको खींचा था, बनाया था, तो इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन कहते हैं। चीन के साथ भारत का मैकमोहन लाइन पर भी विवाद है, चाइना इसे मान्यता नहीं देता है। नेपाल के साथ जो हमारा बॉर्डर है ये देखिए एकदम फ्री बॉर्डर है, ओपन बॉर्डर है हमारा। तो यहाँ पर हमारा एक ओपन बॉर्डर है जहाँ पर आप बिना किसी वीज़ा के आवाजाही कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का जो डिमांड थी उसका आंसर है हमारा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है दक्षिणतम बिंदु भारत का साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो कौन सा है ना, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा है इन्होंने। देखिए इंदिरा पॉइंट है, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है, कहाँ पड़ता है हमारा, ये ग्रेट निकोबार में ये स्थित है हमारा कौन सा, इंदिरा पॉइंट। सबसे लास्ट बिंदु, उत्तरतम बिंदु देखिए नॉर्दर्न पॉइंट पूछा है, इंदिरा कॉल, ये भी हमारा सही है, ये भी आपका जो है उत्तर में है और आजकल लद्दाख में मिलेगा। वेस्टर्न पॉइंट पूछा है इन्होंने, ये हमारा कच्छ है ना। और पूर्वोत्तर कह रहे हैं ईस्टर्न पॉइंट जो पूछा है वो कह रहे हैं किविथू, ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, पूरब में ही स्थित है। ठीक है, यहाँ जो इसका आंसर है ये गलत है ना। तो हम कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। और पश्चिम बिंदु जो हम बोलेंगे तो वेस्टर्न बिंदु देखिए हमारा कौन सा है,
वो है आपका सर क्रीक। तो सर क्रीक इसे कह देते हैं हम, या हम इसे कहते हैं गौरमोता। आपने सुना होगा इसके बारे में। गौरमोता गुजरात का ये पॉइंट है जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। तो आंसर के हिसाब से हमारा जो है क्वेश्चन जो था हमारा, वो आंसर होगा सी, पश्चिमी बिंदु कच्छ नहीं है, बल्कि कच्छ में एक पॉइंट है जिसका नाम है सरक्रीक या गौरमोता, इसका आंसर होगा। केवल देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? 3 बड़े राज्यों का क्रम कौन सा है? देखिए, पहला दिया उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। देखने से हमें यही सब ठीक लग रहे हैं। राजस्थान नंबर 1 पर है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश देखिए चौथे नंबर पर है, ये है ना, ऐसे करके। महाराष्ट्र नंबर 1 पर नहीं है, महाराष्ट्र वैसे तीसरे नंबर पर है। तो ये 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। चौथे नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश, चौथा बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है। राजस्थान नंबर 1, राजस्थान में चुनाव भी हो रहे हैं। राजधानी जयपुर है, जयपुर को गुलाबी सिटी कहते हैं, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश देखिए टाइगर स्टेट कहलाता है। राजधानी भोपाल है। महाराष्ट्र राजधानी मुंबई जो भारत की आर्थिक राजधानी कहलाती है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अवध प्रदेश इसको कहते थे पहले। आगे देखिए, क्वेश्चन है आदम का पुल या एडम्स ब्रिज, इसे हम राम सेतु कहते हैं ना, तो ये राम सेतु कहलाता है। समय समय पर लोगों ने इसके अलग अलग नाम रख दिए हैं, तो जिसके मन में जो आया, राम सेतु, एडम्स ब्रिज और हमारा आदम का पुल, ये एक ही बात है। देखिए, अब ये कहाँ पर है आपको पता है, बहुत ही फेमस ब्रिज है हमारा ये। इस तरह से हम मैप देखें तो यहाँ पर आपको श्रीलंका दिखाई देगा, और श्रीलंका से ये भारत से श्रीलंका की ओर जाते हुए पुल दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? भारत, ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में ये पुल स्थित है। भारत में देखें तो भारत में ये स्टार्ट होता है आपका धनुषकोडी से। भारत में स्टार्ट होता है ये धनुषकोडी, तो धनुषकोडी से और ये मन्नार तक है। मन्नार आइलैंड है इसका, मन्नार आइलैंड है तमिलनाडु का, वहां तक ये विस्तृत है राम सेतु। अगला देखिए, कोचीन का जुड़वा नगर किसे कहते हैं? कोचीन, पहली बात तो कोचीन कहाँ पर है? कोचीन देखिए केरल में है। कोचीन केरल में है, एक तटीय राज्य है। एक आपका बंदरगाह नगर है, बंदरगाह नगर है, और कोचीन शिपयार्ड नामक हमारा यहाँ पर एक कोचीन शिपयार्ड, यहाँ पर एक फैक्ट्री है जो भारत में शिपयार्ड की मरम्मत से लेकर और उसका निर्माण कार्य बहुत बड़े स्तर पर करती है। कोचीन, इसका जो आपका जुड़वा शहर कहलाता है, बिल्कुल निकट में, पड़ोस में इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिटी है जिसे बोलते हैं एर्नाकुलम। तो इसका आंसर है एर्नाकुलम। एर्नाकुलम में देखिए केरल का हाई कोर्ट स्थित है। केरल हाई कोर्ट कहाँ पर है? एर्नाकुलम में है, और एडवांस डेवलप्ड सिटी है हमारे केरल की एर्नाकुलम, ये वहीं पर है। अलेप्पी भी केरल में ही है। तिरुवनंतपुरम देखिए केरल की राजधानी है, तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है ये यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन देखें, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही जोड़ा कौन सा है? तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा पैट में भी कई बार आ चुका है। तो भारत का नेपाल से, भारत के राज्य जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं कौन कौन से हैं? तो नेपाल के साथ सीमा लगाने वाले राज्य देखिए सबसे ऊपर है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड है, फिर लगाता है हमारा यूपी, फिर सीमा लगाता है बिहार, उसके बाद सीमा लगाता है हमारा देखिए वेस्ट बंगाल, और नेपाल से सीमा लगाता है सिक्किम। तो आप उसे ढूंढ लीजिए आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा क्या है? बिहार और सिक्किम और बिहार। तो सिक्किम और बिहार जो हैं नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो कौन सा एक देश है जिससे स्थलीय सीमा भारत से नहीं मिलती है? स्थलीय सीमा वाले देश कौन कौन से हैं भारत के? देखिए, हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से। तो नंबर 1 पाकिस्तान है, नंबर 2 अफगानिस्तान है ना,
अफगानिस्तान पाकिस्तान से जो सीमा लग रही है हमें वो भी पिछले क्वेश्चन में बताया था 33-23 किलोमीटर की है। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर की सीमा यहाँ लगती है। तीसरा जो देश है जो लगाता है हमारा वो है चीन, और मैंने आपको बताया था चीन कितना था हमारा 34-88 किलोमीटर की सीमा लगाता है चीन। फिर है आपका नेपाल, नेपाल से जो सीमा लगती है 1751 किलोमीटर की है। पांचवा देश है भूटान, जिससे हमारी सीमा लगती है, और भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। छठा देश देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है हमारी 40-96 किलोमीटर की। और एक देश है हमारा सातवां म्यांमार, म्यांमार के साथ हमारी सीमा लगती है जो है 1799 किलोमीटर की। तो ये देश हैं जो हमारे स्थलीय सीमा लगाते हैं। अब जो ऑप्शन में देख लीजिए, बांग्लादेश ऑप्शन में आया हुआ है, नेपाल आया हुआ है, पाकिस्तान आया हुआ है, कौन सा नहीं आया है? श्रीलंका नहीं आया है। तो श्रीलंका इसका आंसर है। श्रीलंका के साथ भारत की स्थल सीमा नहीं लगती है, श्रीलंका के साथ भारत की लगती है। बताया था ना आपको कौन सी है, ये जली सीमा है। तो यहाँ पर जल है इसे बोलते हैं, यहाँ जल सीमा लगती है, और इस जल सीमा का नाम है पाक जलट मरुमध्य या पाक जल संधि। तो नोट कर लें आप, क्या है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में लगने वाली जल सीमा है। पाक स्ट्रेट इसे बोलते हैं, पाक जलट मरुमध्य इसे कहते हैं, जो बंगाली खाड़ी और मन्नारी खाड़ी को जोड़ता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। आपका क्वेश्चन के जो कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा एकदम से। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, देश के लगभग कितने भाग पर मैदानों का विस्तार है? तो कितने परसेंट भाग पर मैदान पाए जाते हैं भारत के? ऑप्शन है 43.2%, 48.3%, 48.3%, या ये सब। तो इनमें देखिए मैदानों का जो विस्तार हमारे यहाँ है वो 43.2% है। तो 43% भूभाग पर भारत में मैदान पाए जाते हैं। 18% भाग पर हमारे यहाँ पर्वतों का विस्तार है। तो इस तरह से हमारी स्थलाकृतियाँ हैं। 43% भूभाग पर मैदान है, और मैदान देखिए सबसे बड़ा जो मैदान हमारे यहाँ पर है, सबसे बड़ा जो मैदान है उसे हम बोलते हैं उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान कहते हैं इसमें। उसमें भी सबसे बड़ा मैदान कौन सा है? गंगा नदी का मैदान है, जो भारत के उत्तर में स्थित है। तो आप कैसे गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, उसमें भी गंगा का मैदान सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मैदान है। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ एग्जाम आती रहती हैं हमारे। सेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए केरल में जो हमारी पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिमी घाट जाता है, और पश्चिमी घाट में आपके नीलगिरी इम्पोर्टेंट है ना? नीलगिरी है, अन्नामलाई है, अन्नामलाई है, और आपकी क्या बोलते हैं इसको, कार्डमम यानी कि इलायची की पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरह की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? केरल में हमारे। तमिलनाडु में देखिए पालनी है ना, पालनी है। नीलगिरी भी तमिलनाडु में है, नीलगिरी आदि तमिलनाडु में है। कर्नाटक में देखिए नीलगिरी है। पश्चिमी घाट यहाँ पर पड़ता है, आंध्र प्रदेश। तो आपका है ना नल्ला मल्ला और पालकोंडा, नल्ला मल्ला और पालकोंडा हमारे आंध्र प्रदेश में है। यहाँ जो ऑप्शन आएगा हमारा सेवराय पहाड़ियाँ, तो पलानी, नीलगिरी और सेवराय। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर हमारी? तमिलनाडु में स्थित है। तो आंसर आएगा इसका सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। सेवराय है, पालनी है, नीलगिरी हुई आदि पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, जम्मू श्रीनगर मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो देखिए हिमालय पर हमारे कई सारे दर्रे हैं, हिमालय पर्वतमाला में कई सारे दर्रे हैं। और दर्रे क्या होते हैं? जब दो पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के मध्य से, दो पर्वत अगर जा रहे हैं किधर से, आपके उन दो पर्वतों के मध्य से होकर जाने वाला बीच का जो संकरा रास्ता होता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो एक पास दर्रा, इसे ला भी कहा जाता है, तो इसे ला भी कहते हैं। मतलब क्या बोलता है, जैसे सिर्फ किला है, बनिहाल, नीतिला, तो इसे ला का अर्थ और पास का अर्थ, दर्रे का अर्थ एक ही है। एक संकरा मार्ग जो
पर्वतों के बीच में होकर जा रहा होता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। क्वेश्चन पूछा है कौन सा दर्रा, देखिए सिपकीला, बनिहाल, तो इसमें जो आंसर आएगा हमारा वो है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ये। पीर पंजाल बेसिकली घाटी को, कश्मीर घाटी को शेष जम्मू क्षेत्र से अलग करता है। तो पीर पंजाल श्रेणी में ये स्थित एक दर्रा है जो जम्मू और श्रीनगर के बीच में रास्ता मुहैया कराता है। 6 महीने के लिए ये बर्फ़ से ढक जाया करता था, इसलिए बाद में यहाँ पर हमारी बनिहाल सुरंग बनाई गई जो अब पूरे वर्ष यहाँ पर आपको आवाजाही देती है। सिपकीला जो है हमारा वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच में एक दर्रा है। तिब्बत को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर को ये जोड़ता है तिब्बत से। नीतीला देखिए, नीतीला हमारा उत्तराखंड में है और उत्तराखंड को ये तिब्बत से जोड़ता है, नीतीला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है हमारा वो लद्दाख में है। ये देखिए जोजिला दर्रा लद्दाख को आपके जम्मू कश्मीर से जोड़ता है और ये लेह को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है जोजिला दर्रा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रे हैं जो हमारे हिमालय पर्वत श्रेणी में उत्तर में स्थित हैं। आगे देखिए बुर्जिल और जोजिला दर्रा किस राज्य में, अभी हमने पढ़ा इसको, अभी हमने पढ़ा जोजिला क्या करता है, लेह लद्दाख को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है जम्मू एंड कश्मीर। यूपी में कोई दर्रा ऐसा नहीं मिलेगा आपको। सिक्किम में देखिए नाथुला, सिक्किम का जो प्रसिद्ध दर्रा है वो है नाथुला दर्रा है। और जेलेपला दर्रा हमारा कहाँ पर है, आपका सिक्किम में है। ये तिब्बत के साथ हमारे भारत के व्यापारिक प्रमुख मार्ग है। सिक्किम में देखिए, सिक्किम में एक तो है दीफू दर्रा जो म्यांमार के साथ बनता है और एक है हमारा यहाँ पर बोमडिला नामक दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, तिब्बत के साथ है, ये तिब्बत के साथ है। तो ये रहे दर्रे हमारे। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, देखिए कोडाईकनाल, ये भी तमिलनाडु में ही है और एक हिल स्टेशन है, लेकिन सबसे ऊंचा नहीं है, है ना। धूपगढ़ देखिए ये एमपी में है, महादेव पहाड़ी पर है और ये सतपुड़ा में है ना। तो ये यहाँ की ऊंची चोटी है। महेंद्रगिरी देखिए ये आपका ये उड़ीसा में है ना, महेंद्रगिरी। और डोडा बेट्टा इसका आंसर देखिए, डोडा बेट्टा आएगा। डोडा बेट्टा आपका तमिलनाडु में स्थित हो, पश्चिमी घाट की सेकंड हाईएस्ट, कैसी है ये, सेकंड हाईएस्ट पीक है, यानी कि चोटी है या हम कहें पर्वत है। तो दक्षिण भारत का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत डोडा बेट्टा है और ये तमिलनाडु में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियों का ये सबसे ऊंचा पर्वत है, तमिलनाडु में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी जो तमिलनाडु दक्षिण भारत की है वो है अनाई मुदी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपकी केरल में स्थित है ना। तो इस तरह से तमिलनाडु राज्य में कौन सी हो जाएगी हमारी, डोडा बेट्टा हो जाएगा। ये इसका आंसर डी लगाएंगे आप। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो प्राचीनतम पूछा है। देखिए दुनिया की जो प्राचीनतम पर्वतमाला में अपलेशियन है ना पर्वत जैसे आते हैं हमारे भारत में, सबसे प्राचीन पर्वतमाला है वो है अरावली। तो इसका आंसर है अरावली देखिए प्राचीनतम है। अरावली आपकी पर्वतमाला कैसी है, प्राचीनतम है। ये मोड़दार भी है, मोड़दार है। और ये अब हम देखें तो ये बहुत पुरानी पर्वतमाला है। लंबे समय में देखें इस पर बहुत सारे बल आपके फोर्सेज ने इस पर कार्य किया है, जिससे ये अब बहुत ज़्यादा टूट फूट बिखर गई है। इसे हम आजकल बोलते हैं ये एक अवशिष्ट पर्वत है। तो फिलहाल ये कैसा है, एक अवशिष्ट पर्वत है, इसे हम बोलते हैं रेसिडुअल माउंटेन है ये। तो अब देखिए अच्छा है कहाँ पर ये आपको मिलेगा गुजरात में। ये गुजरात और राजस्थान में मुख्यतः आपको दिखाई देता है। साथ ही साथ ये
राजस्थान से होके दिल्ली और हरियाणा के रेवाड़ी तक ये अंडरग्राउंड पहुंचता है, जहां उसकी ऊंचाई आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये वहां तक पहले कभी पूरा ऊंचाई के रूप में जाता रहा होगा और एक विभाजक का काम करता होगा भारत के पश्चिमी और इधर आपके पूरब के छोर के साथ। तो ये हमारा अरावली की कहानी। अरावली का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसे हम बोलते हैं गुरु शिखर। गुरु शिखर देखिए माउंट आबू के आसपास पड़ता है ये, और ये हमारा 1722 मीटर का शिखर है। ये जानकारी रही हमारी अरावली पर्वतमाला के बारे में। एक बात और, ये हमारी कैसी है, शुष्क। तो ये शुष्क पर्वत का उदाहरण है। वैसे इस पर्वत से भारत के बहुत सारे लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थर का उत्पादन यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। सतपुड़ा पर्वत देखिए भारत का ये भी प्राचीन पर्वत है, और ये एग्जाम्पल है भारत के ब्लॉक माउंटेन का। भारत के ब्लॉक माउंटेन या इसे हम बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। तो भ्रंशोत्थ पर्वत का ये एग्जाम्पल है। विंध्याचल देखिए आपका भारत के मध्य में पड़ता है ना, मुख्यतः एमपी में है, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। हिमाचल आप जानते हैं नवीनतम पर्वत है, तो हिमाचल हिमालय का पार्ट है, ये नवीनतम पर्वत है, तो आंसर हम लगाएंगे इसका अरावली। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? कर दिया उन्होंने। देखिए इसमें क्वेश्चन हम चेंज कर लेते हैं, ये नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक वर्षा। प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कम के बारे में बताएंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम भी सही है इसमें वैसे तो, पर हम इसको कम करते हैं, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो मौसिनराम है, चेरापूंजी, लद्दाख और कोरोमंडल तट, इन चार में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कम में आपका जो आएगा वो लद्दाख आएगा। लद्दाख में सबसे कम वर्षा होती है और वो है हमारा लेह क्षेत्र, जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ पर हम देखें तो क्या होता है, बर्फबारी होती है। क्या होता है? बर्फबारी होती है। मौसिनराम की हम देखें तो सर्वाधिक वर्षा भारत में मौसिनराम में होती है। सर्वाधिक वर्षा भारत की मौसिनराम में होती है। मौसिनराम और चेरापूंजी दोनों एरिया हमारे कहाँ पड़ते हैं? ये मेघालय के क्षेत्र हैं। तो मेघालय के चेरापूंजी क्षेत्र में और आपका शिलोंग के पास खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान हमारा मौसिनराम कहलाता है। कोरोमंडल तट आपका ये तमिलनाडु का तट कहलाता है। तमिलनाडु के तट को हम कोरोमंडल कहते हैं। इस तट पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। लौटता हुआ मानसून कौन सा होता है? लौटते हुए मानसून से वर्षा यहाँ पर होती है। ये कौन सा मानसून है? देखिए जून से लेकर अक्टूबर तक मानसून भारत का समुद्र से स्थल की ओर आता है। समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से ये स्थल की ओर चलता है इस तरह से, और इसके बाद मानसून हमारा लौट के स्थल से समुद्र की ओर आता है। इसे हम बोलते हैं लौटता मानसून या नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, जिससे तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? रेगुर मिट्टी देखिए, काली मिट्टी को है ना, काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है? खनिज तत्वों की अधिकता होती है। खनिज तत्वों की अधिकता होने से ये मिट्टी क्या हो जाती है? काली कहलाती है। और ये मिट्टी बनती है आपके ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बेसिकली ये बनती है। भारत के पठारी भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। जो भारत का पठारी भाग है वहाँ ये मिट्टी मिलती है। यूपी के बुंदेलखंड में ये मिट्टी हमें पाई जाती है, क्योंकि बुंदेलखंड का पठार वहाँ स्थित है। तो इसमें देखिए आंसर हमारा आएगा काली मिट्टी। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। रेगुड़ को ही काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि कपास की खेती के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होती है, तो इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। बात करें जलोढ़ मिट्टी की, दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, और भारत में इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो जलोढ़ मिट्टी देखिए भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। ये
सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर कोई है तो वो आपकी है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। देखिए लाल मिट्टी और पीली मिट्टी आग्नेय चट्टानों के जहाँ पर लौह अयस्क की मात्रा अधिक होती है, जिससे क्या होता है लाल मिट्टी लौह अयस्क की मात्रा अधिक होने से ये इसका रंग लाल हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए हम इसे लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। भारत का सुंदरबन उदाहरण है। सुंदरबन देखिए सुंदरबन आपका है कहाँ, सुंदरबन देखिए वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, और बांग्लादेश में भी है ना, बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में हमारा स्थित है सुंदरबन। सुंदरबन देखिए बेसिकली एक डेल्टा है, एक डेल्टा है और ये सबसे बड़ा डेल्टा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। किसने बनाया है इसको, इसे बनाया है गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों ने इसको मिलकर बनाया है। बंगाल और बांग्लादेश में ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ गंगा और जहाँ नदियाँ और समुद्र मिलते हैं उसे ज्वारीय बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वारीय वन। ज्वारीय वन को हम कहते हैं मैंग्रोव वन। तो यहाँ पर मैंग्रोव या ज्वारीय वन पाए जाते हैं, ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया होगा, ये हमारे ज्वारीय वन। सदाबहार वन जो है वो वन जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है, पूरे वर्ष भर इनके पत्ते हरे भरे रहते हैं, इनमें किसी एक सीजन में पतझड़ नहीं होता है, उसे हम सदाबहार वन कहते हैं। भारत के अंडमान निकोबार से लेकर पश्चिमी घाट और दक्षिण भारत के केरल कर्नाटक राज्यों में ये कुछ जगह वन पाए जाते हैं, हिमालय पर मिलते हैं, बाकी नॉर्थ ईस्ट में भारत के सदाबहार वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण वन वो होते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत का रूर था भारत का लौह एवं इस्पात की पेटी के नाम से कौन विख्यात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम आता है, अब इसे जरूर याद करें, है ना। भारत का रूर, देखिए रूर बेसिन जो है हमारा, रूर बेसिन बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिन है और ये जर्मनी का बेसिन है। कहाँ पर है ये, जर्मनी का बेसिन है। राइन नदी के आसपास के बेसिन में कोयले की और खनिज तत्वों के भंडार बहुत आयत मात्रा में पाए जाते हैं। जहाँ कहीं भी खनिजों का भंडार पाया जाता है, धातु बहुमूल्य धातुओं का भंडार पाया जाता है, उसे वहाँ का रूर कहा जाता है। तो भारत का जो रूर है तो देखिए मालवा, विंध्याचल, मेघालय, छोटा नागपुर, तो यहाँ पर आंसर आएगा छोटा नागपुर पठार। बहुत बार मैंने आपको क्लास में समझाया है कि छोटा नागपुर पठार क्या है, भारत का रूर कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो छोटा नागपुर पठार देखिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत अच्छी मात्रा में खनिजों का उत्पादन होता है, इसलिए इसे भारत का रूर कहते हैं। मालवा का पठार गुजरात में है और विंध्य का पठार देखिए एमपी के आसपास इसका एरिया है। मेघालय पठार, मेघालय में से शिलोंग का पठार भी कहते हैं, इसे शिलोंग का पठार कहते हैं। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं जिसे हम बोलते हैं गारो, खासी और जयंतिया। ध्यान रखें, गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियाँ हमारी, ये पहाड़ियों के नाम है, ये बेसिकली पठार पर स्थित हैं। मेघालय का पठार या इसे शिलोंग का पठार कहते हैं और साथ ही साथ इन पर रहने वाली जो जनजातियाँ हैं उनके नाम पर इनका नाम ये पड़ा है, यानी गारो जनजाति के नाम पर गारो आपका पहाड़ी, खासी के नाम पर खासी पहाड़ी। खासी बड़ा इंपॉर्टेंट पहाड़ी है मेघालय की, खासी विद्रोह भी हुआ था हमारा आपके अंग्रेजी समाज समय में, तो बड़ा प्रसिद्ध विद्रोह था खासी विद्रोह। ध्यान रखें खासी पहाड़ी मेघालय में, खासी जनजाति मेघालय में, तो खासी विद्रोह भी मेघालय में ही होगा। जयंतिया पहाड़ी हमारी वो इसी का हिस्सा है, मेघालय में है। क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो देखिए भारत का जो तट है हम देखें इस तरह से, ये कहलाएगा पश्चिम तट और ये कहलाएगा पूर्वी तट, ई और डब्लू कहलाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अष्टमुड़ी, चिल्का, पुलिकट, तो देखिए चिल्का जो झील है हमारी, चिल्का झील तो यहाँ पर स्थित है ना, ये रही चिल्का, ये रही चिल्का झील रही, कहाँ पर है ये, उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। तब पूछा है उन्होंने पुलिकट झील, देखिए पुलिकट झील हमारी यहाँ पर स्थित है और ये तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में स्थित है, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। और झील हमारी ये रही, क्या नाम है इसका, कोलेरू, तो ये रही कोलेरू झील आपकी जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 3 झील हमारी कहाँ हो गई, पूरब में हो गई ये, तो बची कौन सी हमारी, ये झील
इसका नाम है अष्टमुडी, है ना। कहाँ पड़ती है ये? केरल में पड़ती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो अष्टमुडी झील हो जाएगा। अष्टमुडी झील केरल में स्थित है, ठीक है। इसे अष्टमुडी क्यों कहते हैं? अष्ट मतलब इसकी 8 भुजाएं हैं। 8 भुजाओं की वजह से आठ और ये फैली हुई है, इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं? अष्टमुडी झील के नाम से जाना इसको जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? ध्यान रखें, परे की नदी है, पार निकलती है पूरे हिमालय को। देखिए, हिमालय पर्वत को काटकर भारत में प्रवेश करने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट 3 नदियां हैं। एक तो हमारी सिंधु है जो पूरे हिमालय को काट के भारत में प्रवेश करती है, ट्रांस हिमालय, और लघु हिमालय, महान हिमालय को काट के ये भारत में एंट्री कर जाती है। दूसरी नदी हम देखिए आपकी सतलज है। सतलज नदी भी क्या करती है? पूरे हिमालय को काट के भारत में एंटर करती है। और तीसरी नदी हमारी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियाँ निकलती चीन से हैं। चीन से निकलकर ये नदियाँ भारत में हिमालय को क्रॉस करते हुए प्रवेश करती हैं। आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो देखिए, इसका आंसर हमारा कौन निकला? सतलज नदी है। सतलज नदी एक ऐसी नदी जो चीन से स्टार्ट होती है और भारत के तीनों हिमालय को काट के भारत में प्रवेश करके यहाँ तक पहुँचती है। ऐसी नदियाँ जो पर्वत के पार से आती हैं उनको हम पार नदी या आपका पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला किसका भाग है? तो पीर पंजाल पर्वतमाला देखिए किसका भाग है, क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। ऑप्शन है हमारा शिवालिक, पार हिमालय। पार हिमालय को हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। कौन सा है हमारा ये? ट्रांस हिमालय इसको हम कहते हैं। और ये है केंद्रवर्ती। ये जो केंद्रवर्ती इसको हम ग्रेटर हिमालय कह सकते हैं, ठीक है। ग्रेटर हिमालय है। और ये निम्न हिमालय इसको हम बोलते हैं लोअर हिमालय, और इसी को लघु हिमालय कहते हैं। तो बस इतना सा है कि नाम पहचानने में अंतर हो सकता है। अगर आपने नाम पहचान ले तो समझ में क्वेश्चन आ जाता है। शिवालिक का भाग नहीं होगा क्योंकि शिवालिक सबसे छोटी और सबसे लास्ट की दक्षिणतम, है ना। सबसे दक्षिणतम चोटी हमारी पर्वत है आपका शिवालिक। और ये भारत का सबसे नवीनतम पर्वत भी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1200 मीटर जानी जाती है। अब बात हो रही है पीर पंजाल की। पीर पंजाल देखिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल राज्य में स्थित है। ये इसका आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा ये निम्न हिमालय, लोअर हिमालय इसका आंसर आएगा। अब लगा लेंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से साथ नहीं लगती हैं? 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। एक पूछा है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को हम देखें तो देखिए, पश्चिम बंगाल देखिए पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भूटान के साथ सीमा साझा करता है। और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है। सिक्किम देखिए, सिक्किम नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम चीन के साथ सीमा साझा करता है। सिक्किम भूटान के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। और मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो ये 2 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है। जम्मू कश्मीर देखिए, जब क्वेश्चन थोड़ा पुराना है, ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर राज्य को हम जब पूरा राज्य देखेंगे 2019 से पहले का, तो ये देखिए उस समय आपका पाकिस्तान, कब की बात है ये? 2019 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इन राज्यों से सीमा साझा करता था। लेकिन लद्दाख बीच में आ गया है तो चीन से इसका संपर्क टूट गया है। तो अब ये फिलहाल पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। आंसर जो इसमें आएगा हमारा वो मिजोरम आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। थोड़ा मॉडिफाई करके इसको हम लिखेंगे इस क्वेश्चन। पठार की स्थलाकृति आदर्श है। पठार बेसिकली क्या होते हैं? देखिए, स्थलीय सीमा से समतल से ऊंचे उठे हुए ऊबड़ खाबड़ भाग को हम पठार कहते हैं, जिसकी ऊंचाई औसतन 600 मीटर होनी चाहिए, उसको पठार कहा जाता है। पठार की जो
स्थलाकृति है वो ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ होती है ना, बड़ा है ना, ऑड होती है, ऊबड़ खाबड़ इसकी आकृति होती है। इससे क्या होता है, कई सारे यहाँ पर झरने बनते हैं। तो यहाँ झरने बहुत बनते हैं, ऊंचाई से पानी गिरता है, झरने बनते हैं। इस वजह से यहाँ पर बिजली का उत्पादन करने के लिए ये स्थलाकृतियाँ बड़ा आदर्श होती हैं। जैसे हम देखें यूपी में प्लेन है, तो प्लेन में अगर आपको बिजली उत्पादन करना हो पानी से, तो आपको डैम बनाना पड़ेगा और फिर ज़मीन में ले जाके अंदर गड्ढा खोद के टरबाइन लगानी पड़ेगी, क्योंकि ऊंचाई पानी ले जाने के लिए फिर हमें पंप से पानी को ऊपर फेंकना पड़ेगा, तो बड़ा डैम बनाना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी इससे। यहाँ आदर्श स्थिति यह है कि पानी खुद ही खुद ऊंचाई से नीचे गिर रहा है, नीचे हमने टरबाइन लगा दिया और बिजली आराम से बना सकते हैं। वैसे और ऑप्शन देख लेते हैं। खेती के लिए वैसे ज़मीन आदर्श नहीं होती है, लेकिन हाँ आज के तौर तरीके में तकनीक से हम इसको मिट्टी को भुरोड़ी करके और इसको हम खेती कर सकते हैं। कपास की खेती यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो जाती है। पान की खेती और खनन के लिए वैसे अच्छा है खनन, क्योंकि पठारों में अगर पठार बने हुए हैं आपके आगे चट्टानों के, तो यहाँ पर खनिज अच्छी मात्रा में पाए जा सकते हैं और यहाँ पर खनन भी अच्छा हो सकता है। लेकिन हर पठार में ऐसा मुश्किल है। और हाँ ये भी मुश्किल है हर पठार में ऐसा हो, नदियाँ बहती हों। फिलहाल जो इसको हम देखकर क्वेश्चन को जो डिमांड है उसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि स्थलाकृति की बात पूछी इसने, मिट्टी की बात नहीं पूछी है, मौसम की बात नहीं पूछी है, बात पूछी है इसके लैंड स्ट्रक्चर की। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम झरने बनेंगे, नदियाँ स्पीड से नीचे गिरेंगी, तो हम यहाँ पर बिजली अच्छे से बना पाएंगे। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश की है? ठीक है, शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई नहीं, बांग्लादेश के साथ है। ठीक है, अभी हमने इसको पीछे सॉल्व किया था। 4096 किलोमीटर की सीमा है, क्योंकि बांग्लादेश को भारत 3 ओर से घेरता है, इसलिए सबसे लंबी सीमा हमारी बांग्लादेश से बनती है। भूटान की हमने बताया था छोटी है, 699 किलोमीटर की है। चीन के साथ हमारी सीमा कितनी बनती है? 3488 किलोमीटर की सीमा यहाँ बनती है। और पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा बनती है वो 23 किलोमीटर की बनती है। तो यहाँ जो आंसर आएगा हमारा वो बांग्लादेश आएगा। इसको हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध क्या है? कुख्यात है। देखिए इसे बोलते हैं कुख्यात होना। जब आप किसी को दुखी करते हो, परेशान करते हो और उससे नुकसान आपको किसी को हो रहा हो, तो उसे बोलते हैं विख्यात, ना बोल क्या बोलते हैं लोग? कुख्यात। तो क्वेश्चन आता है कुख्यात है, ये कुख्यात नदी है और इसका नाम है हमारी कोसी नदी। आंसर आएगा कोसी नदी। देखिए इसका जो निकास है कोसी का, वो है नेपाल में। तो नेपाल में ग्रेटर हिमालय के निकट, नेपाल हिमालय से इसका निकास है। ये यहाँ पर 7 धाराओं में निकलती है, 7 धाराओं में निकल के इसे हम सप्तकोसी नाम भी देते हैं। ये एंटर करती है बिहार में। तो इसका देखिए सबसे बड़ा जो नुकसान है वो बिहार के लिए है। बिहार में ये क्या कहलाती है? बिहार का शोक कहलाती है। इसे बिहार का शोक के नाम से हम जानते हैं। बिहार का शोक, सोरो, दुख कहलाती है। मार्ग बदलती है, बाढ़ बहुत आती है इससे। हर बार अपना मार्ग बदलने से पता नहीं चलता है कहाँ हम इसको आपका इंतजाम करें, कहाँ इसको आपका जो है बांधने की कोशिश करें। तो इस वजह से बाढ़ आती है और हर साल बहुत नुकसान यहाँ बिहार में होता है। नर्मदा देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। फिर पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक एमपी से, ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से ये निकास है इसका और खंबाती खाड़ी में जाके गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी देखिए पार हिमालय नदी है जो तिब्बत से निकलती है। तो इसका नदी का जो निकास है वो तिब्बत है। तिब्बत से निकलकर ये नदी भारत में आती है और भारत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र है, तिब्बत में इसका नाम ब्रह्मपुत्र। देखिए तिब्बत में इसे हम कहते हैं सांगपो, तो इसे तिब्बत में सांगपो कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। भारत में ब्रह्मपुत्र। और ये बांग्लादेश में कहलाती है, बांग्लादेश में से बोलते हैं जमुना, बांग्लादेश में से बोलते हैं जमुना कहते हैं, जमुना नदी बोलते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार झारखंड से ये निकलती है और ये नदी बंगाल होते हुए
हुगली नदी में मिल जाती है। इस तरह से हमारी नदियों का ये डिस्क्रिप्शन रहा आपके लिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। इस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन में देखना है हमें। ऑप्शन में देखिए तो इसमें ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तमिलनाडु। तो इसमें देखिए सबसे लंबी तटरेखा है हमारी वो आंध्र प्रदेश की है। वैसे नंबर 1 पर जो आता है वो आता है गुजरात, और नंबर 2 पर आता है आपका आंध्र प्रदेश। गुजरात की तटसीमा सबसे लंबी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की तटसीमा सेकंड नंबर पर आती है। गुजरात की 1915 किलोमीटर की है, जबकि आंध्र प्रदेश की सीमा 1037 किलोमीटर की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश, तो सेकंड लॉन्गेस्ट हो जाता है। महाराष्ट्र की 510 किलोमीटर की सीमा है, और उड़ीसा की 457 किलोमीटर की सीमा बनाता है, 457 किलोमीटर। तमिलनाडु की लगभग 874 के आसपास, 864 किलोमीटर की सीमा बनाता है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन टेथिस सागर में निक्षेपों के कारण बलित होने से क्या बना है? देखिए टेथिस सागर जहाँ था वहाँ पर हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स क्रिया से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है ना। तो हिमालय पर्वत बना है जो कैसा है, एक मोड़दार पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए ये भारत का नवीनतम पर्वत है, भारत का नवीनतम पर्वत है। और ये देखिए लगभग 2500 किलोमीटर की ये लंबाई लिए हुए है, और 150 से लेकर लगभग 400 किलोमीटर की ये चौड़ाई लिए हुए एक पर्वतमाला है। हमारी आंसर आएगा हिमालय ना। रॉकी पर्वतमाला देखिए नॉर्थ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका कनाडा से लेके और यूएसए तक फैली हुई है। एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, और ये सबसे लंबी पर्वतमाला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला अगर कोई है तो वो एंडीज है, विशाल पर्वतमाला है ये। ठीक है, आल्पस पर्वत जो हमारा है वो यूरोप में है, और यूरोप की सुंदरता को बढ़ाने में आल्पस का बहुत अधिक योगदान है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस से लेके और आपका इस एरिया में फैला हुआ पर्वत आल्पस है। इन चारों में अगर कोई समानता है तो समानता ये है कि चारों के चारों हमारे मोड़दार पर्वत हैं और नवीनतम पर्वत हैं, ये इसकी विशेषता है। ठीक, देखिए 30वां क्वेश्चन हमारा अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखिए इसे पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सागर बिना तटीय रेखा का है? तो देखिए सागर होते हैं तो सागर मोस्टली तटीय रेखा वाले होते हैं, क्योंकि सागर वो भूमि, वो एरिया है बड़ी राशि जल समुद्र की जो स्थल के निकट होता है, उसे हम स्थल से घिरा होता है सागर कहते हैं। लेकिन एक सागर ऐसा भी है जो इसकी तटीय सीमा नहीं है। देखिए उत्तर सागर की तटीय सीमा है ना, ये आपका कहाँ पड़ता है? अंटार्कटिक, अटलांटिक। तो ये अटलांटिक में आपका इंग्लैंड के ऊपर की ओर पड़ता है, इंग्लैंड के ठीक ऊपर आपका स्थित है नॉर्दर्न सी। सार गैसो सागर, अच्छा बाल्टिक सागर, देखिए बाल्टिक सागर जो है हमारा ये भी यूरोप में है और ये आपका नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और इसके नीचे आपका लाटविया और एस्टोनिया, डेनमार्क के बीच में पड़ता है, तो इसका भी तटरेखा है। साथ ही साथ देखिए बेरिंग सागर हमारा जो पड़ता है ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पड़ता है, तो इसकी भी तटरेखा है। अब आंसर जो आपका बचा जो होना चाहिए वो है सारगेसो सागर, इसका आंसर है। ये भी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, और ये है कैसे? एक तरफ से जा रही है गल्फ स्ट्रीम और दूसरी तरफ से बह रही है हमारी कनारी ना। तो यहाँ पर जो स्थल हमारा है उसे बोलते हैं सारगेसो। नाम कैसे पड़ा इसका? सारगेसो नाम की एक मोटी घास यहाँ पर पाई जाती है जिसका नाम, जिसकी वजह से इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा है। तो आज की क्लास आपने पढ़ी है। इम्पोर्टेंट हमारे 40 क्वेश्चन जो भारत की पूरी ज्योग्राफी को आपको
कंसेप्ट बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध होंगे। इसे आप समझें, देखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।